अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक इंजन की सामर्थ्य यानी पावर 30 किलोवाट है। इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय है। तो हमें यहाँ पे टाइम बताना है और यहाँ पे g इज इक्वल टू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व कराया हुआ है अपने पहले चैनल पर, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन की सामर्थ्य यानी पावर कितनी दी है, 30 किलोवाट दी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंजन की सामर्थ्य P इज इक्वल टू, सामर्थ्य को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सामर्थ्य को हम इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज इक्वल टू आपका दिया है 30 किलोवाट। अब ये आपका किलोवाट में है, इसको सबसे पहले हमें वॉट में चेंज करना होगा। तो 1 किलोवाट बराबर आपका कितना होता है, 1000 वॉट आपका होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। अब यहाँ पे 30 किलोवाट है तो 30 की मल्टीप्लाई अगर हम 1000 से करवा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉट में चेंज हो जाएगा। तो नीचे मैंने क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं 30 गुणे 1000 मल्टीप्लाई करवा दी। अब ये वॉट में आपका चेंज हो गया। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान दिया है 150 किलोग्राम, एम की वैल्यू। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द्रव्यमान एम इज इक्वल टू 150 किलोग्राम। फिर आपको यहाँ पे हाइट दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊंचाई 50 मीटर की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, h इज इक्वल टू 50 मीटर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लगने वाला समय यानी t की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला आपका होता है सामर्थ्य P इज इक्वल टू mgh अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे P इज इक्वल टू mgh अपॉन टी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पावर नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे सामर्थ्य नहीं बल्कि हमें यहाँ पे टाइम को निकालना है, टी की वैल्यू को निकालना है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, टी को ले आएंगे आगे। तो टी हमारा यहाँ पे आगे चलाया आएगा। तो टी इज इक्वल टू आपका mgh और p आपका यहाँ पे अपॉन में आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू mgh अपॉन में आपका p हो गया। अब इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m की वैल्यू 150, g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 9.8 दी हुई है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 और h आपका 50 दिया है, क्वेश्चन में ही आपको दिया है। अपॉन में आपका P यानी पावर यानी सामर्थ्य, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था, पहले किलोवाट में दिया था, चेंज करने पर हमने यहाँ पे इसको वॉट में चेंज किया। तो 30 गुणे 1000 वॉट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो नीचे मैंने लिखा 30 गुणे 1000, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सबको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर मिलेगा 2.45 सेकेंड। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 2.45 सेकेंड। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ये दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपका न्यूमेरिकल दिया है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 60 डिग्री दी हुई है,
तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, हमें यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है अपने पहले चैनल पर, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था, और ये चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हमारा फॉर्मूला यूज होगा, आपका फॉर्मूला होता है n = 360 अपॉन में आपका होता है थीटा और -1, ये फॉर्मूला आपका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। n = आपका होता है 360 अपॉन में थीटा -1, तो कुछ नहीं करना, 360 तो आपका ऐसे ही रहेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे, -1 आपके फॉर्मूले में अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 60 ही आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 360 - 60, एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 360 - 60 अपॉन में 60 आपका रहेगा ही, 360 में से 60 को लेस करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 300 मिल जाएगा, और अपॉन में आपका 60 रहेगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 हो जाएगा। यानी हमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी मिली, 5 मिली। प्रतिबिंबों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, n = आपका होता है 360 अपॉन में थीटा और -1, ये फॉर्मूला याद है। तो ये क्वेश्चन विद इन आप यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दिए, आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेगावाट। जो मेगावाट होता है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मेगावाट विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि सदिश राशि है। क्या पूछा है, सदिश राशि है। आपको यहाँ पे इन चारों में से सदिश राशि फाइंड आउट करनी है, कौन सी आपकी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वेग। ये आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सदिश और अदिश राशियों को याद करने में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो इसके लिए ट्रिक वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी है। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको सदिश और अदिश राशियों को याद करने में दिक्कत होती है तो इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई हुई है अपने पहले चैनल पर, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। आपको कभी सदिश और अदिश राशियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़े आसानी से आपको सदिश और अदिश राशियां याद हो जाएंगी। तो आप जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो यहाँ पे लिखा है कि दो समान वेक्टरों का परिणाम 0 है, उनके बीच का कोण होगा। हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है अपने पहले चैनल पर, जब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दो समान वेक्टरों की बात हो रही है। तो जब दो समान वेक्टर होंगे तब आपका P = Q हो जाता है। क्या हो जाता है, जब दो समान वेक्टर होंगे तो P = Q हो जाता है। ये आपकी एक कंडीशन होती है, ये कंडीशन मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परिणाम 0 है, यानी R जो आपका है रिजल्टेंट है, R क्या है, R आपका 0 है। तो R = आपका 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा P = Q, ये आपकी कंडीशन होती है, और R = मैंने यहाँ पे लिखा 0। ठीक है, और हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमसे यहाँ पे एंगल पूछा हुआ, तो सिंपल सा फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे, बेसिक वाला। ये फॉर्मूला मैंने आपको परिणामी वाला पहले भी कई बार बताया हुआ है। R इज इक्वल टू आपका होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा जीरो है, तो R की जगह क्या रखेंगे, जीरो। अगर आप जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं P इज इक्वल टू आपका क्या है, P बराबर आपका है Q के, ठीक है। तो आप चाहे Q की जगह P को रखिए, चाहे P की जगह Q को रखिए, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को हमें सेम रखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर P और P को सेम रख दिया है, यानी जहाँ पे आपका Q है, Q की जगह मैं क्या कर दूंगा, P को रख दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो Q को भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे P को रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जीरो तो आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ पे Q स्क्वायर की जगह भी आपका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको रीजन क्या बताया, P बराबर Q के है, क्या है, P बराबर Q के है। तो चाहे आप Q के जगह P को रखिए, चाहे P के जगह Q को रखिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे P और P को सेम कर दिया, ठीक है। यानी Q की जगह भी मैं P को रख दूंगा, तो Q स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे P रखूंगा, स्क्वायर तो आपका स्क्वायर ही रहेगा, तो P स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 2p। तो आपका ऐसे रहेगा, Q की जगह फिर हम यहाँ पे क्या रख देंगे, P को रख देंगे, यानी 2 इंटू p कॉस थीटा आपका हो गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो जीरो आपका ऐसे ही रहेगा, p स्क्वायर मिलकर आपका 2p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2, फिर p इंटू p मिलके p स्क्वायर और कॉस थीटा आपका ऐसे ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जीरो है और ये 2p स्क्वायर, जब 2p स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2p स्क्वायर हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर इतना जो पार्ट आपका बचा 2p स्क्वायर कॉस थीटा, ये आपका बचा, ठीक है। 2p स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को हम ले आए आगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, माइनस 2p स्क्वायर और अपॉन में जो आपका 2p स्क्वायर था, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अपॉन में आपका 2p स्क्वायर मैंने लिखा, ये जो आपका ऊपर 2p स्क्वायर था इसको मैंने अपॉन में कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होने पर -1 आपका आएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला, -1 यहाँ पे मिला, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, ये आपकी होती है 180 डिग्री पे। कब होती है, 180 डिग्री पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, थीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वैल्यूज निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे ये आपका 180 डिग्री कहाँ से आया, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 मिला, और -1 कितने की वैल्यू होती है, 180, यानी कॉस 180 की डिग्री आप कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आपकी बराबर होती है -1 की, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिला यहाँ पे 180 डिग्री। ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पे दिया 180 डिग्री, ये आपका दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले भी जब मैंने आपको एक बताया था क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि कांच के एक प्रिज्म में बैगनी, लाल एवं हरे प्रकाश का वेग क्रमशः यहाँ पे वी से मतलब वायलेट आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे आर से मतलब रेड, फिर एवं जी से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये ऑप्शन बी ही आपका क्यों करेक्ट हुआ, ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। चूंकि प्रकाश का वेग
तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, इसलिए प्रकाश के लाल रंग का वेग सबसे अधिक, हरे रंग का उससे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। मैंने आपको क्या बताया, चूंकि प्रकाश का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, इसलिए प्रकाश के लाल रंग का वेग सबसे अधिक, हरे रंग का उससे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे कम होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे दिया है कि 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा, यानी V की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और ये भी क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में ही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मालूम है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रतिरोध मालूम है, कितना दिया प्रतिरोध, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 4 ओम का दिया है। फिर यहाँ पे ऊष्मा कितनी दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 जूल, तो यहाँ पे ऊष्मा यानी हीट आपको H इज इक्वल टू 100 जूल ये आपको दिया है। समय जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, प्रति सेकंड लिखा है, तो T इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विभवांतर होगा, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला आपका यूज होगा H इज इक्वल टू आपका होता है V²T अपॉन में आपका R होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू 100 दिया है, V² आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे V की वैल्यू तो मालूम नहीं है, विभवांतर पता नहीं है, T 1 सेकंड दिया तो 1 रख दिया यहाँ पे, अपॉन में R यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपको 4 ओम दिया हुआ है, ये रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे त्रियक गुणा करवा देंगे तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आपकी 4 से हो जाएगी, तो 4 तो हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई V² इंटू 1 में होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे V² ही आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो V² इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 400 यहाँ पे मिला। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा 20, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका 400, 20 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, 20 वोल्ट विभवांतर हमें यहाँ पे मिल चुका है। ऑप्शन में चेक कीजिए 20 वोल्ट आपका कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है। क्या पूछा, यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लाल रंग। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे दिया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, और ये भी क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कई बार कराया हुआ है, तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही कर लिए होंगे यहाँ पे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संलयन प्रक्रम से। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि 1 किलोग्राम भार तुल्य है, और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार 2006 में और 2010 में पूछा जा चुका है। और ये टॉपिक अभी मैंने आपको
2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही आपको पढ़ाया हुआ था। मैंने चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट किया है न्यूटन के गति के नियम, उसी में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था कि 1 किलोग्राम भार तुल्य किसके बराबर है। ये आपका होता है, ये आप इसमें आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 9.8 न्यूटन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है तो आपसे फिर से पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।